हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स के एक बहुत ही ख़ास चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, एक ख़ास विषय को पढ़ने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद का भारत, उसका राष्ट्र निर्माण और उस राष्ट्र निर्माण में होने वाली विभिन्न चुनौतियों के विषय में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास है तो इतिहास से जुड़ी हुई बातें, लेकिन उनका भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इन सब बेसिक चीज़ों को भी आप जानते हुए चले। मैं एकदम संक्षेप में इसको बताऊंगा, किस प्रकार से भारत को जो है अंग्रेज़ों ने लूटा, किस प्रकार से विदेशियों ने भारत का शोषण किया। तो आज हम लोग स्टूडेंट देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप देखें तो हम लोग बात करते हैं 1498 ईस्वी का वो समय था जब पहली बार भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ। ये एक पुर्तगाली व्यापारी थे, नाविक थे, और ये जो है समुद्र के रास्ते भारत पहुँचे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत आने के बाद जो है इनका खूब स्वागत हुआ, लेकिन उस समय में जो अरब के व्यापारी थे इनके आगमन से नाखुश हुए और इनके इस स्वागत से जो है काफ़ी उनको तकलीफ़ें हुई। उसका वजह कुछ ना कुछ व्यापारिक जो है वो संबंध थे भारत के साथ अरबों का। इसके अलावा अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हम लोग देखते हैं कि 1498 के बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल के नेतृत्व में एक टीम जो है इंडिया पहुंचा, और इनका मेन उद्देश्य था भारत में जो है कारखाना बैठाना, व्यापार करना, समुद्र के मार्ग से जो है भारत आकर के व्यापार करना। अगर स्टूडेंट देखें तो 1502 में फिर से वास्को डी गामा का आगमन होता है। आप जानते हैं वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे और समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। यानी ऐसा नहीं कि भारत उससे पहले नहीं था, भारत था उससे पहले, लेकिन समुद्री मार्ग के विषय में उस समय तत्कालिक जानकारियां लोगों को नहीं थी। वास्को डी गामा का आगमन, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल का दूसरी बार 1500 ईस्वी में आना, 1502 में फिर से वास्को डी गामा का पुनः भारत आना, ये सब चीज़ें जो है पुर्तगालियों और भारतीयों के साथ में। बता दूं इसी क्रम में 1503 में पहली बार जो है कोचीन में पहला कारखाना स्थापित होता है, और ये सब कुछ हुआ उस समय के तत्कालिक जो राजा थे, सम्राट, अनुमति से उनके ये चीज़ हुआ 1503 में। अगर हम लोग आगे बात करें स्टूडेंट तो इसी तरह से पुर्तगालियों ने अपने पांव जमाना जो है भारत में शुरू किया। उनको लगने लगा कि भारत वाकई में सोने की चिड़िया है, ये एक ऐसा देश है जहां से बहुत सारी संपत्तियां लूटी जा सकती है, व्यापार किया जा सकता है। और सबसे पहले जब कोचीन में कारखाना बना उसके बाद इनकी अपनी नीति बनी, और वो नीति थी बहुत ही ख़ास नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीली जल की नीति। और इस नीति के तहत उनका सबसे जो बड़ा पॉलिसी था, सबसे बड़ा जो उनका उद्देश्य था कि समुद्री मार्गों पर कब्जा जमाना है। और इसी क्रम में 1505 में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहली बार भारत का गवर्नर बना। उस समय पुर्तगाली गवर्नर था, और उस समय तक ये बात कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने अपने पैर समुद्री मार्ग से बाकी कुछ क्षेत्रों पर, भारत के हिस्सों पर जमा चुका था, जैसे लक्षद्वीप के ऊपर, और फिर धीरे धीरे गोवा की तरफ वो लोग अपना जो है वो कदम बढ़ाना शुरू किए। और इसी क्रम में अगर बात करें तो 1509 ईस्वी में जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के जाने के बाद फिर जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा तक पर कब्जा किया। तो उस समय तक पुर्तगालियों के हाथ में कोचीन, लक्षद्वीप समूह, उसके बाद जो है गोवा, ये सारा कुछ उनके हाथ में आ चुका था। यानी पुर्तगाली भारत में मजबूत हो चुके थे। अगर हम लोग बात करें इनके बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं पर, हम लोग इतिहास के अंदर चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद व्यापार करने के लिए डच का आगमन हुआ, डच कंपनी का आगमन हुआ। डच के बाद अंग्रेजी कंपनी का आगमन हुआ। इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट इसके बाद डेनिस भारत आया, और डेनिस के बाद जो है फ्रांस भारत आया, और इन सबों ने जो है भारत में आकर के व्यापार, और व्यापार के साथ साथ में जो है
भारत का शोषण करने का कहीं ना कहीं काम किया। इन सभी का एक अपना उद्देश्य था। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। ये ऐतिहासिक पहलू है जो मैं राजनीतिक विज्ञान को इनसे लिंक करना चाहता हूँ, इनको उसी के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ। फिर आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में जो है विभिन्न कंपनियों का आगमन हुआ। जैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, उसके बाद डेनिश और तब फिर फ्रांस। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन होता है और फिर उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर के जो है अपना व्यापारिक जो है स्थिति को मजबूत करने में लग जाती है। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो इन सभी कंपनियों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा वो अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम लोग इसके ऐतिहासिक पहलू को देखें तो ये वो कंपनी थी ब्रिटेन के मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा बनाया गया एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा आज्ञा पत्र मिला था। एलिजाबेथ प्रथम द्वारा आज्ञा पत्र मिला और आज्ञा पत्र मिलने के बाद ये भारत आकर के व्यापार करना शुरू किया। तो स्टूडेंट, ये इनके आगमन के संबंध में मैं बता रहा हूँ। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं लिंक करूँगा आपके लेसन से, राजनीतिक जो शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, उससे मैं इसको लिंक करूँगा। कैसे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, भारत पर कैसे अधिकार हुआ, फिर धीरे धीरे भारत गुलाम बना, फिर भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ा और आज़ाद भारत के बाद की जो चुनौतियाँ थीं उन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1600 ईस्वी में जब वो भारत में इनका आगमन हुआ, आगमन के बाद फिर हम लोग बात करें तो चूँकि सीधे जब ये प्रवेश किए भारत में तो इनको बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, यानी कि व्यापार करने में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हो रही थी, ख़ास तौर पे कारखाना लगाने के संबंध में। तो सबसे पहले जेम्स प्रथम जो थे उस समय में इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने अपना राजदूत भेजा। सबसे पहले अपना राजदूत जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने भेजा। जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत को भेजा इसलिए ताकि आप जाएं और वहाँ से आज्ञा पत्र ले कारखाना लगाने के संबंध में। तो ये जो थे वो कैप्टन हॉकिंस थे। राजदूत कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। ये पहले राजदूत थे जो भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से भेजे गए पहले राजदूत थे जो भारत में अंग्रेजी कंपनी को यानी फैक्ट्रियों को लगाने के संबंध में आज्ञा पत्र लेने के लिए जहांगीर के दरबार पहुंचे थे। संजोग था कि जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा इनके रिक्वेस्ट करने पर जहांगीर ने आज्ञा पत्र तो दे दिया, लेकिन फिर पुर्तगालियों से अच्छे संबंध होने के कारण बाद में पुर्तगालियों के कहने पर आज्ञा पत्र को फिर निरस्त कर दिया। लेकिन क्या हुआ, तो ये बात तो इनके दिमाग में थी और इन सब चीज़ों के लिए वो नब्ज़ टटोल चुके थे। यही समय था जब 1612 ईस्वी में स्वाली के निकट जो है, स्वाली ये गुजरात के पास, गुजरात राज्य में एक क्षेत्र है स्वाली के निकट एक जो है युद्ध हुआ, छोटा सा एक युद्ध था पुर्तगाली बेड़ों से, पुर्तगाली सेना से एक युद्ध था अंग्रेज का, पुर्तगाली सेना से। किसका युद्ध था? अंग्रेज का। अंग्रेज ने युद्ध किया और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध था। अब इस युद्ध का क्या महत्व था मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। ये युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था? तो चूँकि आप समय देखें 1608 से 1612 के बीच में जो उस समय में मुग़ल शासक थे उनके और पुर्तगालियों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो चुका था, यानी कि कुछ बेहतर बन नहीं रहा था, यानी पुर्तगालियों से इनका संबंध बेहतर नहीं था, कुछ गड़बड़ी हुई थी। इस कारण से जो अंग्रेज़ थे उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला कि क्यों ना जो राजा नाराज़ हैं पुर्तगाली सेनाओं से तो इनको हराया जाए, इनको स्वाली से भगाया जाए और भगाने के बाद राजा के नज़र में अपने आप को बेहतर साबित किया जाए। तो वो समय था कि स्वाली यानी गुजरात में पुर्तगाली सेना और अंग्रेज़ की लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बेस्ट। ये जो थे ये अंग्रेज़ थे, कैप्टन बेस्ट ये नेतृत्व कर रहे थे उस समय अंग्रेज़ी कंपनी को, यानी अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे स्वाली के अंदर। और इस युद्ध के बाद ये एक ऐसा युद्ध था,
ये एक ऐसा जो है छोटा सा एक लड़ाई था। ये लड़ाई तो छोटी थी लेकिन इसका काफ़ी फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला। और 1613 ईस्वी के आसपास में गुजरात के सूरत में जहांगीर ने अनुमति दे दिया अंग्रेज़ों को कंपनी फैक्ट्री बैठाने का। गुजरात के सूरत में पहली फैक्ट्री जो है इनकी लग गई थी, उसका अनुमति इन लोगों को मिल गया। ये समय था जब धीरे धीरे करके अंग्रेज़ जो है भारत में अपना पांव पसारना शुरू किए थे। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, इसके बाद तो और भी चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करें तो फिर इसी तरह से 1615 में फिर जेम्स प्रथम ने टॉमस रॉ को भेजा। फिर टॉमस रॉ जब आए 1615 में, तो उनका वो आए किस लिए थे टॉमस रॉ? ये जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था टॉमस रॉ को। तो आप बात करें तो इनका भी वही उद्देश्य था कि ये आए थे जहांगीर के दरबार में कारखाना लगाने के उद्देश्य से, कि हमको और अनुमति दी जाए, हमको और भी अन्य क्षेत्रों में जो है कारखाना लगाने की अनुमति दी जाए। तो प्रारंभिक समय में क्या होता था कि जहांगीर या उस समय के जो मुग़ल सम्राट होते थे, वो डायरेक्ट वे में जो है इनको अनुमति नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है इमोशनली जो है गेम खेलते थे। तो इमोशनली गेम में ये पास भी हो जाते थे कहीं ना कहीं। जैसे आपको बहुत सारे इमोशनली गेम के बारे में मैं बता दूं, इनका जो खेला गया इमोशनली उस समय में कार्ड था, इमोशनल कार्ड। जैसे होता क्या था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बहुत ही मतलब अब अनुभवी डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर, चिकित्सक वगैरह जो है वो भारत आया करते थे। राजा बीमार पड़ता था, उनका अच्छे से इलाज होता था तो राजा अनुमति दे देता था और बहुत सारे जगहों पर टैक्स फ्री कर देता था कि आप आराम से जो है व्यापार करें। इस तरह से देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने अपने पाँव पसारने शुरू किए। अगर आप बात करें तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाए तो फिर जब अंग्रेज़ों को बहुत मौका मिल गया, तो मौका मिलने के रॉ वही काम करने आया था, अनुमति चाहिए था कारखाना लगाने के संबंध में। आप देखें तो इस तरह से अंग्रेज़ जो है पूरी तरह से इमोशनल कार्ड खेलते हुए भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में जो है अपना कारखाना लगाना शुरू किया। कई जगहों पर जो है टैक्स में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, कम टैक्स में जो है कुछ जो है माफ़ करवा दिया, कुछ टैक्स फ्री करवाया। इस तरह से इमोशनल कार्ड इन लोगों ने खेला और इस तरह से अंग्रेज़ों को एक तरह से देखा जाए तो मजबूती मिलती चली गई। अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और आप देखिए कोरोमंडल तट, आप देखेंगे कोरोमंडल तट, मद्रास का कोरोमंडल तट है साउथ में, वहाँ पर जो है एक इनका जो है एक मुख्यालय तैयार हुआ। उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मुख्यालय बना। अब इस मुख्यालय की मैं बात बता दूं, ये मुख्यालय क्यों खास था जो उन लोगों ने तैयार किया। ये फ्रांसिस डे ने बनाया था, अंग्रेज़ थे ये फ्रांसिस डे, उनके द्वारा ये मुख्यालय बना था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये मुख्यालय जो था व्यापारिक मुख्यालय था, लेकिन सिर्फ व्यापार का उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य था बहुत बड़ा उद्देश्य। वो उद्देश्य था इनका कि वहाँ कोरोमंडल तट से लेकर कोरोमंडल तट से लेकर पूरे के पूरे मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बंगाल को जो है अपने व्यापारिक अधिकार में ले आना। और यहीं से जो है इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज से ही पूरी की पूरी राजनीतिक जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था, साजिश हुआ करता था। यहीं रॉबर्ट क्लाइव का जो है घर भी था, यहीं देखे तो सेंट मैरी का चर्च वगैरह था। तो ये बहुत ही अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था किला, ये बहुत ही उनके लिए ख़ास माना गया और यहीं से पूरी की पूरी रणनीति तैयार होती थी कि किस तरह से देश पर कब्जा जमाना है और किस तरह से देश को अपने अधिकार में लाना है। तो ये वो समय था जब 1639 में फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर इसका निर्माण करवाया। अगर स्टूडेंट हम लोग अगर बात करें तो एक एक करके हम लोग देखें तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन लोगों ने हुगली में कारखाना लगवाया। उसी तरह से जो हुगली के अलावा मसूलीपट्टनम, पेटापुली, कोचीन से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में इन लोगों ने अपने कारखाना को स्थापित कराया। पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेल करके इन लोगों ने जो है फ़ायदा उठाया। अब अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो इसके आगे हम लोग देखेंगे तो अंग्रेज़ों का और भी किस तरह से प्रसार हुआ, अंग्रेज़ किस तरह से और मजबूत हुए। तो अगर हम लोग देखें तो जब कुछ मुग़ल सम्राट को इनकी रणनीति पता चली तो कुछ मुग़ल सम्राट ऐसे थे जिन लोगों ने इनके जो है मतलब इनको जो है इन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप बात करें 1680 में औरंगजेब ने इनके लिए क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स,
और उसके अलावा जजिया लगा दिया। जजिया एक प्रकार का कर होता था जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, वो जजिया कर लगा दिया औरंगजेब ने, और एक्स्ट्रा कुछ इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। ये सिर्फ इनको नियंत्रित करने के लिए, चूँकि औरंगजेब को पता था कि ये जो है इनका उद्देश्य सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे पूरे साम्राज्य को अपने अंदर कर ले। तो कहीं ना कहीं कुछ जो राजा थे उस समय में, जो प्रभावशाली राजा थे, वो नहीं चाहते थे कि देश पर या क्षेत्रों पर इन लोगों का कब्जा जमे। तो इस तरह से देखें तो ये इन्होंने कमान कसने का तो काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं और भी कुछ राजा थे इन लोगों के जाने के बाद, मुग़ल सम्राट के जो प्रभावशाली राजा थे उनके मर जाने के बाद, उनके ख़त्म होने के बाद क्या था, कुछ ऐसे राजा थे जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को बहुत सारी मददें की। जैसे आप फ़र्रुखसियार का नाम आपने सुना होगा। लगभग 1715 के आसपास में अगर बात करें तो फ़र्रुखसियार जो बहुत ही गंभीर बीमारी से जो है गुजर रहा था, उसी समय में जो है एक डॉक्टर हैमिल्टन थे जिन्होंने उनका इलाज किया, उनकी जान बचाई, और जान बचाने के एवज में देखा जाए तो एक तरह से इन्होंने, राजा ने उनको पूरी तरह से इतनी छूट दे दी कि आप जो है क्या 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले जो है पूरा का पूरा जो है आप बंगाल पर आप जाओ और जा कर के व्यापार करो। इसके अलावा इन लोगों ने 10,000 वार्षिक कर पर जो है इन लोगों ने सूरत में पूरा का पूरा टैक्स फ्री करके व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने फ़र्रुखसियार के इस जो सुनहरा फरमान था, उसके बाद अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई, और काफ़ी मजबूत होना, और यानी कि अंग्रेज़ों का समझिए कि व्यापार से लेकर के बाकी प्रशासनिक और राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें उनका अपना जो है रुझान पैदा होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से देखें तो फ़र्रुखसियार के एक स्टेप से अगर देखें तो अंग्रेज़ बहुत ही मजबूत हुए, और उनका मजबूत होना भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, अगर हम लोग बात करें तो वो समय था जब रॉबर्ट क्लाइव पनप रहा था। अभी इस रॉबर्ट क्लाइव के पनपने का मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि रॉबर्ट क्लाइव पनप रहा था क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, जो एक समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क का काम किया करता था। बहुत ही कम उम्र से बहुत ही जीनियस था, और ये जो है जानता था कि किस तरह से जो है मतलब राज्य को, किस तरह से सरकार को जो है मतलब फ़ायदा देना है। तो इसके अंदर ये कुछ टेक्निकल जो है नॉलेज अच्छा खासा इनके पास था, और उसी टेक्निकल नॉलेज का इसने फ़ायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही बड़ा और चर्चित नाम रहा उस समय के लिए। मैं बता दूं, यही वो रॉबर्ट क्लाइव है जिसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था और बंगाल पर कब्जा जमाया था। यही रॉबर्ट क्लाइव था। और अगर हम लोग बात करें तो प्लासी की युद्ध जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, कहीं ना कहीं देश के लिए ये बहुत ही बड़ा जो है दुख का घड़ी था, जब प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। आपको पता होगा कि नवाब सिराजुद्दौला इसलिए हारा क्योंकि मीर जाफ़र नाम के उसके सेनापति ने उसके साथ धोखा किया। कुछ उसके और भी जो महल के कुछ लोग थे जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया, और उस धोखा का अंजाम ये हुआ, विश्वासघात का अंजाम यह हुआ कि इतिहास के पन्नों पर प्लासी के युद्ध को भारत के गुलामी के दास्ता का जो है शुरुआत माना गया। और स्टूडेंट अगर बात करें तो यहीं से अंग्रेज़ और ज़्यादा मजबूत हुए। कहीं ना कहीं फ़र्रुखसियार ने आर्थिक रूप से मजबूत तो किया ही था, साथ साथ में जब 1757 में हम लोग आते हैं तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ पूरी तरह से प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपना एकदम जो है पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। और ये प्लासी की युद्ध सिर्फ और सिर्फ लालच में हुई थी। और वो लालच क्या थी, तो एक तरफ अंग्रेज़ की अपनी जो इच्छा थी, अपनी जो ख्वाहिश थी, वो आशा थी कि हम बंगाल पर कब्जा करें, चूँकि बंगाल उस समय के लिए बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। वो जानता था कि बंगाल पर कब्जा यानी देश पर कब्जा, इसलिए बंगाल पर कब्जा का उद्देश्य बना के रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दे करके मीर जाफ़र को कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, और प्लासी की युद्ध हुई। और प्लासी के युद्ध में जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई तो मीर जाफ़र के बेटे मीरन द्वारा नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। इसके बाद क्या था, 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक, 1757 से 1760 ईस्वी तक का एक समय था जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। पूरी तरह से बंगाल को जो है शोषण किया बंगाल का अंग्रेज़ों ने, और नवाब जो बनाया मीर जाफ़र को बस वो एक कठपुतली के तौर पर, अंग्रेज़ों का एक कठपुतली था, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए उसको गद्दी दी गई थी। बाकी पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक और व्यापारिक जो भी चीज़ें थी उन पर कब्जा अंग्रेज़ों का ही था। इसी क्रम में अगर देखें तो 1760 में मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र
मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम जो उसका दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, उसने गद्दी संभाला बंगाल का। लेकिन मीर कासिम में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के जो है मतलब ऑर्डर्स वगैरह फॉलो करना या अंग्रेज़ों की नीति से इसको थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा था मीर कासिम को, और मीर कासिम ने बगावत कर दिया। मीर कासिम जब बगावत किया तो आप इसी क्रम में इतिहास के अंदर पूरे इसके विवरण को आप देखेंगे कि मीर कासिम के बगावत के बाद ये जब पहुंचा अपने कुछ जानने वालों के पास पहुंचा, जैसे कि ये इनको पता था कि कुछ मुग़ल सम्राट चाहते हैं कि पुनः देश में मुग़ल का जो है शासन चले और मुग़ल सम्राट मजबूत हो। तो मीर कासिम को लगा कुछ ऐसे सम्राट हैं, राजा है जो इनकी मदद करेंगे और अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ सकेंगे। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिला। शाह आलम द्वितीय ये मुग़ल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट थे, इनसे मिला और अपनी सारी बात कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस भारत से अंग्रेज़ों का सफाया हो जाए और पुनः हम लोग अपने राजतंत्र को मजबूत करें। तो मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय यानी कि मुग़ल सम्राट, इन तीनों ने मिलकर के योजना तैयार किया और इसी क्रम में 1764 में इसी क्रम में बक्सर की लड़ाई हुई। और इस बक्सर की लड़ाई में एक अगर आप देखा जाए तो एक निर्णायक युद्ध था। बक्सर की लड़ाई बिहार के बक्सर ज़िला में ही एक मैदान में बक्सर के ही क्षेत्र में जो है ये लड़ाई हुई और ये एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई थी। इस लड़ाई ने इन तीनों को तो हराया, इनके जो संयुक्त सेना है उसको तो हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज़ों के सेना का नेतृत्व कर रहा था, उस हेक्टर मुनरो के सेना ने, अंग्रेज़ के सेना ने इनके संयुक्त सेना को तो हराया। और ये एक हार जो थी देश के लिए बहुत ही बुरा हार था, क्योंकि पहले ही 1757 में एक जो है प्लासी के युद्ध से देश बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, देश का जो भी शासक था कमज़ोर हो चुका था। दूसरा बड़ा युद्ध जब बक्सर में हुआ और वो भी जो उस समय के जो संयुक्त सेना थे तीनों सम्राट के, ये जो युद्ध हारी, उसके बाद देश पर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इन लोगों का एक पकड़ बन गया। और वहीं से आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप इसको उपहार कहें कि उपहार के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 से जो है राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, दीवानी, फौजदारी, इन सभी जो व्यवस्थाओं को देखने का पूरा अधिकार जो है इंग्लैंड से प्राप्त हो गया। और वहाँ से शुरू हो गई एक तरह से भारत के गुलामी का दास्तां। तो जैसा कि आपने देखा कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार जो है वो इंग्लैंड की तरफ से प्राप्त हुए, लेकिन इसका दुरुपयोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा किया। और जो उस समय के जो प्रशासक थे इंग्लैंड में, उनको कहीं ना कहीं जो है उनके आंख में भी धूल झोंकने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इसी क्रम में देखें हम लोग तो 1772 ईस्वी में जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर, एक गुप्त समिति जो इंग्लैंड में जो वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था थी उसके अंतर्गत एक गुप्त समिति बनाई गई और उस समिति के प्रतिवेदन पर एक कानून लाने की बात कही गई जो पूरे देश पे लागू हो। तो गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर एक कानून भारत के लिए एक कानून पारित करने की बात की गई, की गई। अब ये कानून कौन सा कानून था? 1773 का कानून आप सभी जानते होंगे, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। ये कानून बना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये लागू होने वाला जो है पहला कानून था। और इस कानून के तहत जो है बहुत सारी चीज़ों में सुधार किए गए। जो भ्रष्टाचार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उस पर भी अंकुश लगाने का काम जो है इंग्लैंड के तरफ से हो रहा था, इंग्लैंड के सम्राट के तरफ से हो रहा था। और इसी कानून के तहत बहुत सारी चीज़ें आए। खैर, मैं अभी इस कानून पर पूरा विस्तार नहीं करूंगा। जब हम लोग पॉलिटी के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का मैं पूर्ण रूप से वर्णन करूँगा। हम लोग देखें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, जो कि मेयर कोर्ट हुआ करता था, और मेयर कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में।
ये देश का पहला कोर्ट था जहाँ जो है विभिन्न मुकदमाओं पर जो है सुनवाई होती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार किस तरह से भारत में जो है अपना प्रभुत्व जो है जमा रहा था, किस तरह से देश का शोषण कर रहा था। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे कानून आए। 1774 के बाद आगे बढ़े तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, यानी कि फिर इस कानून के अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहे थे, इस कानून का भी सही से पालन नहीं हो रहा था रेगुलेटिंग एक्ट का। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। खैर ये सिर्फ एक संशोधन अधिनियम था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये लाया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया कि भारत के जो भी भारत पर जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है शासन चल रहा है या उसका अधिकार है, उन सभी क्षेत्रों को इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया। अब देखें तो इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है बहुत सारे बदलाव हुए। सारे बदलावों को हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में 1793 में प्रथम चार्टर अधिनियम भारत का आया। प्रथम चार्टर अधिनियम एक घोषणा पत्र द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया, कई सुधारात्मक चीज़ों को लाया गया। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर 20 साल के बाद इसी अधिनियम के तहत कंपनी के जो एकाधिकार व्यापारिक अधिकार थे उनको हर 20 साल पर जो है रिन्यूअल किया जाता था। तो 1793 के बाद आप देखेंगे तो 1813 में फिर एक चार्टर अधिनियम, फिर इसके बाद 20 साल और जोड़ देंगे इसमें तो 1833 में एक चार्टर अधिनियम, और आप जान रहे हैं 1829 के ही समय में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा को जो है हटाया गया था। कुछ अच्छे काम भी उस समय में हुए थे। सती प्रथा का अंत किया गया था और बाल विवाह पर भी जो है रोक लगाया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है दौर 1853 का चार्टर अधिनियम का। ये वो अधिनियम था कि इस समय में जो है विधान पार्षद का गठन हुआ था। इसके अलावा जो है बहुत सारे सुधारात्मक चीज़ें हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बहुत सारी सुधारात्मक चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो है प्रशासनिक, राजनीतिक सारे जो है मतलब देखा जाए विभागों में, उन सब चीज़ों में जो है कई बदलाव आए थे। तो इस अधिनियम के बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इसी अधिनियम के बाद जो है आप एक देश का एक बहुत ही बड़ा जो है विद्रोह के बारे में आप पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह। 1857 का जो है विद्रोह था, ये एक ऐसा विद्रोह था जिस विद्रोह ने पूरे देश में जो है एक क्रांति की लहर जो है पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ उठी थी। 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाकामियों को देखा गया कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देश का पूर्ण रूप से शोषण कर रहा है, किस प्रकार से जो है ये अपने जो ऑर्डर्स हैं, ये अपने जो नियम कानून है उसका खुद धज्जियां उड़ा रहा है। 1857 की जो क्रांति, इस पर हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। वैसे आप जान सकते हैं कि देश का ये एक बहुत बड़ा क्रांति था। उस समय देश के बहुत सारे हिस्से एकजुट हो रहे थे, लोग एकजुट हो रहे थे और इस क्रांति को हवा मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्रांति को रोकने में कुछ भारतीयों का हाथ भी रहा, कुछ राजा, कुछ नवाब, उनका हाथ रहा, जिस कारण से 1857 के विद्रोह पर जो है एक तरह से अंकुश लगा। तो लेकिन इसके बहुत सारे जो है अच्छे परिणाम भी हुए, बुरे परिणाम भी हुए और अच्छे परिणाम भी हुए। इन सब चीज़ों का वर्णन हम लोग अलग से एक चैप्टर में करेंगे। 1857 के विद्रोह, इस विद्रोह के बाद ही जो है सम्राट, जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे तौर पर जो है खारिज कर दिया। उसके प्रशासनिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार को खारिज कर दिया, यानी कि उनके सारे अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। इन सब चीज़ों को देखते चले आगे तो 1857 के विद्रोह में जब ईस्ट इंडिया कंपनी नाकाम हुई तो 1858 का एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ से शासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं रहता है और यहाँ से सम्राट का शासन शुरू हो जाता है, यानी डायरेक्ट जो है उनके तरफ से शासन की पूरी बागडोर जो है उनके हाथ में चली जाती है। और इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत का वायसराय पद आया। वायसराय के हाथ में पूरा का पूरा जो है प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था इनके हाथों में दे दिया गया, भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय
की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे। अब इसके बाद देखें तो जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह का हालात देश में पैदा किया, युद्ध हुए, बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक भी मारे गए, उसमें बहुत सारे भारतीय लोग भी मरे। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो सम्राट, ब्रिटिश सम्राट थे, उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की चीज़ें नहीं हैं, तो हम खुद क्यों ना पूरे देश के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उनको खुद संभालें। तो इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ इसके बाद के जो भी कानून आए, भारत परिषद अधिनियम या जो भी कानून आए इसके बाद आने वाले, तो कुछ कानून में देखा गया सुधारात्मक चीज़ें हुई, धीरे धीरे सुधार हुए। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की जो अपनी एक नीति थी, उस नीति को ये छोड़ने को ये मान नहीं रहे थे। ये नीति इन लोगों की थी कि किसी तरह से पूर्ण रूपेण भारत पर कब्जा करे और भारत के लोगों का शोषण करे। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो कुछ समय के बाद अगर देखें तो और भी दूसरी चीज़ें इसी का क्रम में आता है। तो मैं एक जो यहाँ से मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, मैं आगे बताता चलूँगा, उसके बाद हम लोग फिर इसको लिंक करेंगे सीधे पॉलिटी के उस चैप्टर से। गैंगिंग अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम ने भारतीय प्रेस पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का काम किया और जो है मुंह बंद रखने के लिए ये अधिनियम लाया गया, ताकि जो है अखबार के ज़रिए और पत्रिकाओं के ज़रिए जो है राष्ट्रवाद का जो धारणा है, जो उसका विचारधारा है, वो फैले नहीं। 1878 का यही समय था जब आर्म्स एक्ट भारतीयों पर लागू किया गया। और आर्म्स एक्ट लागू करने का मतलब था कि कोई भी भारतीय जो है, कोई भी भारतीय अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते हैं, हथियार नहीं रख सकते हैं। भले ही ब्रिटिश लोग जो थे वो आर्म्स रख सकते थे, लेकिन भारतीयों पर यह प्रतिबंध लगाया गया और 1878 में आर्म्स अधिनियम लाया गया। यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शोषण के और भी बहुत सारे जो है घटनाओं को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे काले कानून को आप देखेंगे जहां पर भारतीयों को पूर्ण रूप से जो है एक तरह से जंजीर में बांध दिया गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1878 के बाद ही, तो 1878 के बाद 1899 के समय में हम लोग इससे पहले इल्बर्ट बिल पास किया गया था। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इल्बर्ट बिल भारतीयों के पक्ष में थे, भारतीयों के पक्ष में ये इल्बर्ट बिल लाया गया। अब इल्बर्ट बिल जब आया तो इस बिल का एक जो है मतलब इस बिल को कानून बनाने से पूर्व इस बिल की जब चर्चा हुई तो पता चलता है इसमें कि भारतीय लोगों को, भारतीय न्यायाधीश को अंग्रेज़ों की जो है अंग्रेज़ों पर जो मतलब मुकदमा होती है उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। तो इल्बर्ट बिल लाया गया और इल्बर्ट बिल का पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों ने विरोध किया कि हम लोग भारतीयों से अपने मुकदमे को नहीं सुनना पसंद करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं चूँकि भारतीयों को वो हीन भावना से देखते थे, तो भारतीयों से अपना फैसले को सुनना उनको पसंद नहीं था। और अंततः क्या हुआ कि इल्बर्ट बिल को कैंसिल किया गया, यानी ये कानून के रूप में जो है ये पारित नहीं हुआ। तो इल्बर्ट बिल पर भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1899 का वो दौर था जिस समय कलकत्ता कॉरपोरेशन आया। कलकत्ता कॉरपोरेशन यानी कि इस कलकत्ता कॉरपोरेशन से पहले इस अधिनियम यानी कलकत्ता कॉरपोरेशन, कलकत्ता निगम के अंतर्गत जो है निर्वाचन के आधार पर जो है गैर अंग्रेजी लोगों को यानी भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाता था। लेकिन कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम आया और इस अधिनियम में पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये किया गया कि जो निर्वाचित लोगों की संख्या थी उसको कम कर दिया गया और अंग्रेज़ों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई, गैर निर्वाचित लोगों की संख्या को बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं शोषण का एक बहुत बड़ा ये भी आप पहलू देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने शोषण किया। यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसी के बीच में हम लोग देखें तो 1904 में जब हम लोग आते हैं तो उस समय बंगाल विभाजन अधिनियम पारित होता है। और इसी को हम लोग देखें तो 1905 में जाकर के लॉर्ड कर्जन जो उस समय के वाइसराय थे, ये अधिनियम इस समय बना था, अधिनियम बंगाल विभाजन अधिनियम। और 1905 में जाकर के लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या किया गया था कि बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, यानी कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। बंगाल का एक हिस्सा पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा जो है पश्चिमी बंगाल। अब इसको बांटने का कारण क्या था,
बांटने का कारण क्या था, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। वैसे आप जान सकते हैं कि इसको बांटने का एक बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं इनकी नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाओ और इनको कमज़ोर करो और देश पर अधिकार जमाओ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके नज़र में थी। सांप्रदायिकता के तौर पर, सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम बहुल इलाके को अलग भाग में और हिंदू बहुल इलाके को अलग भाग में बांटने का इसने काम किया। कहीं ना कहीं आपसी जो एकता, आपसी जो भाईचारा थी, आपसी जो मोहब्बत थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश जो है पूर्ण रूप से लॉर्ड कर्जन ने किया। पूर्वी बंगाल जहां असम का क्षेत्र बांटा गया और पश्चिमी बंगाल जहां बंगाल था, इसके अलावा इसके अंदर बिहार था और उड़ीसा था, बिहार और उड़ीसा। लेकिन क्या हुआ कि 1911 के समय में, अब यहीं पर से मैं बढ़ा दूं से, 1911 के समय में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया 1911 में। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, रद्द कर दिया उस समय कि ये सही नहीं है किसी भी तौर पर। अब देखें अगर, तो यही बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं ये बीज बोया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, और ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो पूर्ण रूप से पूर्व नियोजित ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था अंग्रेज़ों के तरफ से। कहीं ना कहीं ये बीज बोने का काम 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन के तौर पर किया, और इसी का फल जो है, इसी का देखेंगे तो परिणाम स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन अगर देखा जाए तो ये बीज स्वरूप जो है उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बोया गया एक जो है विभाजन का एक पौधा था, और वही 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर देखने को मिला, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई, हिंसाएं हुई, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। उस कहानी को आप पढ़ेंगे आगे, मैं इसी में बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 1912 में क्या किया गया, ब्रिटिश शासन द्वारा 1912 में बंगाल से बिहार को और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, तो आपने देखा कि बंगाल विभाजन के बाद 1911 में जहां जो है इस बंगाल विभाजन यानी बंग भंग को जो है रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद 1912 में आकर के बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। आगे अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में, तो और भी बहुत सारे घटनाक्रम आप देखेंगे, जो घटनाक्रम कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से देखा जाए तो वो बीजारोपण हुआ था उस संग्राम का। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि देश पर लंबे समय तक कब्जा जमाए, इसका शोषण करें, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने जिन गलतियों को किया, वो गलती उनके लिए एक जो है आगे चल करके उनको इस देश से निकालने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में बढ़ते हुए, तो आप देखेंगे कि इसी क्रम में अगर हम लोग सीधे बात करें तो 1914 के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत पर इसका क्या असर पड़ा था, हम लोग क्यों जानना चाहते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ दूसरे देशों के बीच में, लेकिन फिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वैसे मैं अलग वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी आप इसके क्रोनोलॉजी को देखेंगे पूरा, मैं पूरे भारत के इतिहास के संबंध में अंग्रेज़ों के आगमन, पुर्तगालियों के आगमन से लेकर के अब तक का मैं क्रोनोलॉजी कालक्रम में बता रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, क्या घटनाएं हुई थी, तो मैं बता दूं, इस विश्व युद्ध का सहारा लेकर के भारत का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 4 साल ये युद्ध चला, और युद्ध के ही बीच में बहुत सारे जो नरम दल के नेता थे उन लोगों का अंग्रेज़ों को समर्थन भी हुआ। समर्थन इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है एक तरह से भरोसा दिलाया था कि हम आपको स्वराज देंगे, आपका देश आपको हम दे देंगे, इस देश को आज़ादी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं इस भरोसे के कारण जो है बहुत सारे नरम दल के नेता जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, लेकिन ये भ्रम ज़्यादा दिन तक, ये जो चीज़ था, ये जो पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा था ब्रिटिश सरकार, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उनके रवैये को, उनके मनसे को जो है बहुत सारे जो नेतागण थे उन्होंने जान लिया, क्योंकि जब 1916 में आकर के
आयात कर लगाया कपड़ों के बिक्री पर और अपने फ़ायदे के लिए इस आयात कर को लगाया और भारी मात्रा में भारत से जो भी राजस्व, भारत की जो भी संपत्तियां होती थी, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसी क्रम में आगे बढ़े तो एक महान शख्सियत का आगमन होता है अफ्रीका से। शख्सियत थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में और महात्मा गांधी जो अपनी पढ़ाई को वहाँ से जो है पढ़ाई करने के बाद वहाँ से भारत आए और भारत आने के बाद भारत की स्थितियों को समझे और इनको लगा कहीं ना कहीं भारत में एक आंदोलन की ज़रूरत है ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ में। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। फ़िलहाल में शुरुआत में जब इन्होंने 1915 में आश्रम की स्थापना की थी तो वो सत्याग्रह आश्रम था, वो सत्याग्रह आश्रम था। बाद में जब ये आश्रम 1917 में ये ट्रांसफ़र हुआ, मैं यहाँ लिख दूँ इसे, 1917 में ये आश्रम जो है ये चला गया साबरमती नदी के किनारे और तब से इस आश्रम का नाम पड़ा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का नाम पड़ा आश्रम। इसके बाद अगर देखें तो ये 1917 बहुत ही खास था, गांधी जी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत में जो है उनका पहला एक बड़ा आंदोलन था जिसे आप जानते होंगे, चंपारण का किसान आंदोलन। चंपारण आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था ये राजकुमार शुक्ल के जो है मतलब बहुत गुजारिश पर, बहुत ज़्यादा जो है मतलब पैरवी पर जो है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में हिस्सा लिया और उस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन क्यों हुआ था इसका विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये आंदोलन हुआ था तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध। यानी तीन कठिया प्रणाली कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने एक कानून लाया बिहार के अंदर और वो कानून जो लाया उस कानून के तहत जो है ये कहा जाता था अंग्रेज़ों द्वारा कि आप 1 बीघा खेत पर 1 बीघा के 3 कट्ठे भाग पर आपको नील की खेती करनी है। नील की खेती, और नील की खेती ये जो है कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर कर देते थे नील की खेती के लिए। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इससे उनके ज़मीन को नुकसान होता था। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई जो है मेहनताना मिलता नहीं था। ये एक तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ा सज़ा था। इसी के ख़िलाफ़ में 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। आंदोलन सफल भी हुआ। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसी क्रम में बढ़ते हुए अगर आप आगे चलते हैं, 1919 बहुत ही खास रहा भारत के इतिहास के लिए। अगर हम लोग 1919 की बात करें तो कई घटनाक्रम इसके अंतर्गत आप देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये वही 1919 है जब भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया। मार्च में इस एक्ट को लाया गया था, रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था, यानी कि भारतीयों को शक के आधार पर बिना किसी सबूत के जेल के अंदर भर देना था। कहीं ना कहीं भारतीयों का मुंह बंद करने के लिए, भारतीयों पर जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये काला कानून आया। सिडनी रॉलेट जो एक न्यायाधीश थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इस कानून को पारित किया गया। और इस कानून के तहत जो है एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों के लिए ये एक गंभीर कानून था। बहुत ही गलत भारतीयों के साथ किया जाता था कि उन्हें शक के आधार पर जेल भेज दिया जाता था और उन्हें पैरवी करने या अपील करने की भी कोई सुविधा नहीं थी। इस कानून का घोर विरोध हुआ पूरे देश के अंदर। इसी समय में मैं बात करूं तो खिलाफत आंदोलन भी जोरों शोर पर था। इस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं जो है धार्मिक और राजनीतिक कारणें इसमें थी। धार्मिक कारणों के आधार पर देखा जाए तो इस आंदोलन की जो ये शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं तुर्क के खलीफा की घटना से हुई थी। हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। वही धार्मिक आंदोलन, धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, उस आधार पर वो जो आंदोलन शुरू हुआ वो धार्मिक आंदोलन के बाद एक राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप लिया। खिलाफत आंदोलन 1919 यही समय था, यही एक जो 1919 का समय था। इसी समय में 13 अप्रैल को आपने सुना होगा जालियांवाला बाग जो है घटना हुआ था। जालियांवाला बाग एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। पूरे विश्व को इस घटना ने हिला करके रख दिया था। करीब करीब 1200 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी ब्रिगेडियर जनरल डायर के कहने पर। उसके कहने पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी अमृतसर के जालियांवाला बाग में।
विशेष रूप से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहीं ना कहीं ये जो हत्याकांड हुआ था, इसके पीछे रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के विरुद्ध में लोगों का एक हुजूम जो है सरकार के खिलाफ थी। उसी समय में कहा जाता है कि डॉक्टर सत्यपाल और जो है सैफुद्दीन किचलू नामक 2 जो है बड़े नेता को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हीं के खिलाफ में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक आंदोलन हुआ था, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में पूरे देश, पूरे दुनिया में प्रचलित हुआ। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1919 का ये दौर था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग। वैसे खिलाफत आंदोलन 1919 से चल करके 1900 ये आंदोलन चला था। 1919 से 1921 तक ये आंदोलन चला था। ये आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी द्वारा लीड किया गया था, उस आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल हो गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये वही 1919 का काल है जब भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम आया था और मैं बता दूं ये अधिनियम जो आया था इसको एक और नाम से जाना गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक अधिनियम आया था और इस अधिनियम द्वारा कई चीज़ों में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधार करने की कोशिश की गई थी। अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा का गठन, इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत जो है हुआ था। इसी अधिनियम के तहत हुआ था। इस अधिनियम को 1921 में वैसे लागू किया गया था, पारित हुआ था 1919 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष रहा 1919 भारत के इतिहास के लिए। बहुत सारी घटनाएं, आप सभी का विस्तार रूप से इसको पढ़ेंगे। मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा और इन सभी का विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। 1920 की बात अगर करें तो ये दौर था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी ये 1920 में। 4 सितंबर को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। 4 सितंबर को कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन द्वारा। बात करें तो असहयोग आंदोलन में आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से था कि अंग्रेज़ों के चीज़ों का बहिष्कार करना, उनके जो है मतलब ऑफिशियल कार्यों का बहिष्कार करना, स्कूल कॉलेज से लेकर के इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करना। यह आंदोलन वैसे तो चला, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी के बीच में मैं बता दूं एक जगह और बहुत ही खास जो मुद्दा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 1915 से 16 का एक दौर था। इसी बीच में हम लोग ले लेते हैं 1916 का दौर था। मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूं, इस कालक्रम में जब ये आ रहा है तो फिर मैं उसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। होम रूल लीग आया था। होम रूल लीग इसी 1915 से 16 के बीच में आया था। इसमें 2 लीग बना था, एक बना था पुणे होम रूल, पुणे, और एक बना था मद्रास। जो पुणे होम रूल था वो था बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर तिलक उनके अध्यक्षता में ये। और ये जो है एनी बेसेंट जो भारत प्रेमी महिला थी, एनी बेसेंट उनकी अध्यक्षता में होम रूल लीग। और इसी होम रूल लीग को 1917 में इसी होम रूल लीग के दोनों होम रूल लीग ने मिल करके एक झंडा भी तोलन किया था और 1920 में होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी को नियुक्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं सभी जो आप खिलाफत आंदोलन को देख ले या होम रूल लीग को देख ले, ये कहीं ना कहीं सभी लोग संयुक्त होकर के एक बड़े से आंदोलन का जो है हुंकार भरा, वो था असहयोग आंदोलन। और ये माना भी जाता है कि 1857 के आंदोलन ने जिस तरह से अंग्रेजी सरकार के नींव को हिला दिया था, उसी तरह से ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन के रूप में। ये एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन एक घटना घटा और इस आंदोलन पर अंकुश लगा। 1922 में एक घटना घटा। ये घटना था गोरखपुर जिले के अंदर एक जगह है, वहाँ एक घटना ये घटा कि वहाँ के एक थाने पर आंदोलनकारियों ने हिंसात्मक रूप से हमला किया और हमला करके वहाँ आग लगा दिया। गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और गांधी जी ने तत्काल इस आंदोलन को रोक दिया। इसके लिए गांधी जी को जेल भी हुआ।
आगे हम लोग देखते हैं तो इस आंदोलन के आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे निकल करके सामने आती है। जैसे आप अगर बात करें 1926, ये दौर था 1926, और ये 1926 जो था वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ट्रेड यूनियन जो थे, यूनियन के लोग थे, उनका आंदोलन का दौर शुरू हुआ था, ट्रेड यूनियन आंदोलन। यहाँ तक मजदूर लोग भी जुड़ चुके थे इस आंदोलन से। जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार की जो मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ में ट्रेड यूनियन के भी लोग आंदोलन पर उतर आए थे। ये आंदोलन 1939 तक इनका चला था, लेकिन फिर बाद में जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। 1926 का ही ये दौर था जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, और ये 1926 तक में भारत शासन अधिनियम 1921 चल रहा था, उसी के तहत लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। ये बहुत ही खास काल रहा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1927 का दौर आता है। ये दौर था साइमन कमीशन का बनना। ये एक वैधानिक आयोग भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, जो वैधानिकता की जांच करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर बहुत बड़ा जो है मतलब आरोप लगा और इसका विरोध हुआ। उसका वजह था कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। इसका विरोध हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, इसलिए क्योंकि इस आयोग के अंतर्गत कोई भी भारतीयों को नहीं लिया गया। तो इसका एक बहुत जो है घोर तरीके से जो है इसका विरोध हुआ, और गो का जो है साइमन के आगमन पर नारा लगा, और कहीं ना कहीं इस आयोग पर बहुत बड़ा जो है मतलब इल्ज़ाम लगा कि भारतीयों को इससे अलग इसलिए किया गया है ताकि ये लोग मनमाने ढंग से भारत का जो है शोषण कर पाए। अब इसके बाद देखें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप एक एक करके इनको देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप कालक्रम देख लेंगे, यहाँ पर एक विशेष पॉइंट जो है वो रह गया था, मैंने उसको बता दिया। होम रूल लीग 1915 से 16 के बीच में ये शुरुआत हुई थी इसकी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये होम रूल लीग अलग अलग थे, पुणे और मद्रास, दो अलग अलग जो है संगठन बने थे, लेकिन बाद में चल करके ये एक हो गए थे। 1917 का दौर, जब उसी समय में तिनकठिया जो है नील की खेती को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, चंपारण आंदोलन। उसी समय साबरमती आश्रम नाम रखा गया था सत्याग्रह आश्रम का। 1919 जब ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, साथ में भारत शासन अधिनियम का आना, ये सब चीज़ें जो हैं 1919 के साल में हुई थी। 1920 असहयोग आंदोलन का दौर, 1922 असहयोग आंदोलन के समाप्ति का दौर, जब चौरा चौरी जो कांड हुआ उसके तहत। और उसके अलावा 1926 में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लोक सेवा आयोग का गठन, जो 1919 के जो अधिनियम द्वारा पारित किया गया, और ट्रेड यूनियन आंदोलन जो उस समय से शुरू हुआ था। 1927 की बात करें तो साइमन कमीशन। इसके अलावा देखें तो इसके बीच बीच में और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आई, बहुत सारी घटनाएं आए, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे दल, इसका गठन हुआ। लेकिन चूंकि मैं जो भी मेजर चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे देखते हैं 1927 के बाद, जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 1927 के साइमन कमीशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आप देखेंगे। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं 1929 का, वो साल जो देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं बता दूं 31 दिसंबर 1919 ये बहुत ही खास वर्ष रहा देश के लिए। ये खास क्यों था? आज भी जो ये समय आप देख रहे हैं 1929 का, आज भी इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था मध्यरात्रि को, और पहली बार भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था, और आज तक हम लोग तिरंगे झंडे को फहरा रहे हैं। और इसी 1929 में बहुत सारा जो है शपथ लिया गया था उस समय के नेताओं द्वारा कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में झंडा तोलन करेंगे और पूर्ण रूप से स्वराज दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये सब प्रण लिया गया था। ये जो 1929 का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। उस समय पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कर रहे थे उस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
और ये बहुत ही खास रहा देश के लिए। पूर्ण स्वराज की मांग, भारत को स्वतंत्रता दिलाने की मांग, इसके अलावा जो भारत में अंग्रेज़ों के जो अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध यहाँ तक कि अहिंसक आंदोलन की बात भी रखी गई। इसके अलावा देखें अगर तो ये जो समय था, इस समय के बाद ही हम लोग बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये 1930 के दौर में ये आंदोलन शुरू हुई थी। ये 1930 का दौर भी बहुत ही खास रहा भारत के लिए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। और इसी समय में दांडी, इसी वर्ष जो है दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों शोर से 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। और दांडी यात्रा की बात करें तो ये मार्च में ये आंदोलन दांडी यात्रा शुरू हुआ था। और ये यात्रा क्यों शुरू हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी एक तरह से। दांडी यात्रा जो है ये किया गया 78 अनुयायियों को लेकर के, अनुयायियों को लेकर गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध, नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन किया था, विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। 78 अनुयायियों को लेकर गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत किए थे। साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर गुजरात के दांडी तट पर पैदल चल करके गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये नमक कानून के विरुद्ध था, क्योंकि उस समय में अंग्रेज़ों ने नमक पर जो है कस्टम ड्यूटी, आबकर कर लगा दिया था। जो टैक्स लगाने के बाद नमक महंगे हो जाते, भारतीयों को ख़रीदने में परेशानी होती, जबकि नमक को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता था। इसी खिलाफ में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन सफल भी हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और ये आंदोलन बढ़ता गया। 1931 में जाकर के जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। कोशिश की गई सरकार द्वारा कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। गांधी इरविन समझौता हुई और इस समझौता के तहत गांधी जी को जो है न्योता मिला कि आप गोलमेज सम्मेलन में आप शामिल हों। गांधी जी ने माना भी, गांधी जी गए भी, लेकिन हुआ क्या, गांधी जी के लौटने के बाद, इसके बाद क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता होता है। ये कोशिश थी अंग्रेज़ों द्वारा कि कहीं असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। कुछ समय के लिए थोड़ा इस पर विराम तो लगा, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में चल करके जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी के जो भी मांग थे उसको, अंग्रेज़ों ने मांग को पूरा नहीं किया, तो गांधी जी फिर से इस आंदोलन को तेज करना शुरू किए। और इसके बाद गांधी जी को जेल भी हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में चल करके जो दल की बैठक हुई, उस बैठक में ही 1934 में इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। अब अगर हम लोग बात करें इसके आगे, तो ये 1934 का समय था जब M.N. राय जो कि एक वामपंथी नेता थे, इन्होंने अपना विचार रखा, सुझाव रखा अंग्रेज़ों के सामने कि भारत को एक संविधान, भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। ये M.N. राय द्वारा रखा गया अपना एक जो है विचार था जो अंग्रेज़ों के सामने में। अब अगर हम बात करें हम लोग, तो इसी दौर में 1935 आंदोलन कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण रूप से विराम नहीं लगा था। अहिंसा ही द्वारा, मांग द्वारा, अपने विभिन्न प्रकार के मांगों द्वारा आंदोलन चल ही रहा था। 1935 में जाकर के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है मांग की संविधान की। और 1938 का दौर था जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है, इन्होंने भी
वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान लागू करने की बात रखी। ये कहीं ना कहीं जो मांग था, ये कहीं ना कहीं आप देखें तो ये एक आंदोलन का ही रूप था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1940 में अंततः क्या हुआ, जब देखा अंग्रेजों ने कि आखिर ये तो आंदोलन जो सालों साल से होता आ रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, फिर से आंदोलन भड़केगा, फिर से जो है बहुत सारी हानियां होगी, तो शायद उनके दिमाग में कोई बात इस प्रकार की आई होगी। इसकी खैर चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक आगे करेंगे। फिलहाल 1940 में क्या हुआ, अगस्त में 1940 में इनके मांग को जो है वो मान लिया गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से इनके मांग को माना, संविधान बनाने की मांग को। और अगर हम लोग बात करें तो 1942 में जाकर के अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन, इनके भेजने का उद्देश्य था कि भारत में संविधान का निर्माण हो, संविधान सभाएं बने और उसके तहत संविधान का निर्माण हो। लेकिन ये योजना फेल हो गया था। क्रिप्स योजना जो था उसका वजह था कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे, राजनीतिक मतभेद थे, जिस कारण से ये मिशन जो है फेल हो गया। इसके बाद हम लोग और भी आगे चर्चा करते हैं। 1942 के बाद के दौर को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजा संविधान सभा के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन को भारत में जो है भारत भेजा ताकि संविधान सभा का निर्माण हो और जो भारतीयों की मांग हो वो पूरी हो। लेकिन अगर आप देखें तो कई प्रयास तो हुए, कहीं ना कहीं अड़चन, राजनीतिक जो मतभेद थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, कई बार जो है मतलब जो है अड़चन, बहुत सारी जो है मतलब दिक्कतें आई, बीच बीच में रुकावटें आई, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये सफलता की ओर बढ़ने लगा। आपको बता दें कि इसी 1946 से पहले चूँकि आसानी से अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, तो 1946 से पहले ही 1942 में अगर हम लोग बात करें तो 1942 जब क्रिप्स मिशन योजना आया था, उसी समय में आप देखें तो जो है 9 दिसंबर के करीब 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है शुरुआत हुई। उस समय में बहुत सारे नेताओं ने जो है पूरी तरह से एकजुट होकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। अब अगर हम लोग बात करें 1946 के कैबिनेट मिशन यानी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, ये जो कैबिनेट मिशन था ये सफल हुआ। और सफल होने के बाद हम लोग देखें तो 9 दिसंबर 1946 को ही भारत में पहला जो है संविधान सभा बना, संविधान सभा का गठन किया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो 11 दिसंबर संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वृद्ध थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, इनको जो है मतलब अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उस दिन जो है परमानेंटली यानी अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल करके यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसी तरह से आगे बात करें तो 13 दिसंबर का दौर था 1946। इसी वर्ष में देखें तो एक प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रस्ताव दिया कि हमारा संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, और इसमें कई अच्छी बातें, किस प्रकार से संविधान होना चाहिए, नागरिकों का किस प्रकार अधिकार होना चाहिए, किस तरह का कानून होना चाहिए, इन सब बातों पर गौर किया गया 1946 में 13 दिसंबर को। आगे बात करें तो 1947 में जाकर के 1947 का भी काफ़ी महत्वपूर्ण समय था। ये वो समय था जब 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया, संविधान के प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे कौन? अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहा गया। 1947 का दौर था, जिस समय में जो बात करें हम लोग अगर, तो 20 फरवरी को ही, इसी 1947 में 20 फरवरी को क्लीमेंट एटली जो कि उस समय में ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने जो है घोषणा किया कि 3 जून, यानी इन्होंने घोषणा कर दिया था कि 30 जून को भारत से अंग्रेज जो है चले जाएंगे, ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 30 जून 1947 को ब्रिटिश हुकूमत जो है वो भारत छोड़ करके चली जाएगी, भारत से ब्रिटेन का शासन ख़त्म हो जाएगा। और इसी बीच में, इन दोनों तिथि के बीच में 3 जून को प्रस्ताव दिया गया माउंटबेटन योजना आया। इस योजना का उद्देश्य था कि 2 अलग अलग लोकतांत्रिक देश बना दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो अपनी मांग थी वो अपने मांग पर अड़ा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी ख्वाहिश थी कि उनका एक अलग मुल्क हो, अलग देश हो, और अलग देश बनाने को लेकर के जो जद्दोजहद और जो बीच में जो राजनीतिक मतभेद थे उसको समाप्त करने के लिए माउंटबेटन योजना आया। 3 जून को प्रस्ताव को पारित किया गया और कहा गया कि 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। 1947 की ये घटनाक्रम है। आगे बात करें तो 14-15 अगस्त 1947 को 2 अलग अलग संप्रभुत्व राष्ट्र बना, जिसमें एक राष्ट्र जो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ पाकिस्तान के रूप में, और एक हम लोगों का मुल्क भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिला, इस आज़ादी में लाखों जानें गई। जब देश आज़ाद हुआ उस समय में हिंसात्मक आंदोलन हुए, लाखों लोग मारे गए, कई लाख लोग बेघर हो गए। पूरी तरह से देश में जो है एक अफरा तफरी, एक हिंसात्मक जो है माहौल बना हुआ था। आपसी भाईचारगी जो है वहाँ पर ख़तरे में थी। एक तरह से देखा जाए तो एक भयंकर जो है काल था, वो काल जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। इस पर हम लोग बहुत ही विशेष तरीके से हम लोग बात करेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के नेताओं को, भारत के सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत के निर्माण के लिए। तो भारत राष्ट्र निर्माण के लिए, एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे।